Let's see this question. The question is given as a solid sphere, a hollow sphere, and a ring, all having equal mass and radius, are placed at the top of the inclined plane and released. The friction coefficient between the objects and the inclined plane are equal but not sufficient to allow pure rolling. The greatest kinetic energy at the bottom of the inclined plane would be achieved by, यानी कि हमारे पास जो हम बात यहाँ पे यूज करेंगे वो ये है कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। इस तरह से मान लेते हैं कि कुछ इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास, और यहां से हमने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम रिलीज करेंगे तो ये फ्रिक्शन जो है हमारे पास, देखो प्योर रोलिंग नहीं हो रही है, मतलब फ्रिक्शन इस तरह से नहीं है कि प्योर रोलिंग हो सके, इतना सफिशिएंट नहीं है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज करते हैं तो कुछ देर के बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आते आते इसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी और वेलोसिटी भी होगी, लीनियर वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो हमें बस जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएगा तब हमें उनकी वेलोसिटी, हमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए। वही कंपेयर करके हम जो है बता सकते हैं कि किसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है या ग्रेटेस्ट है। तो सबसे पहले चलो हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन जो गिवन है हमको, अगर हम ऐसे देखें सॉलिड स्फीयर, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। देखो मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सभी क्रॉस सेक्शनल एरिया वाइज सभी सर्कुलर होंगे तो इसलिए हमने सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया बना दिया है सबका। अब देखते हैं, इनिशियली हमने इनको रिलीज किया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और ओमेगा भी 0। अब इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? मैंने इसका मास मान लिया m, तो एक mg इधर लगेगा। mg का ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें थीटा दिया हुआ है, mg साइन थीटा। इधर की तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही सही, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, म्यू mg cos थीटा। ठीक है, और इधर नॉर्मल, और इधर की तरफ हमारे पास आ रहा है mg cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास सबसे पहले बात। अब देखो कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो क्या हम इसकी वेलोसिटी लिख सकते हैं? मान लो कि डिस्टेंस इसने कवर किया है कुछ ना कुछ s, तो हम यहाँ पे ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि डिस्टेंस इसने कवर किया है कुछ ना कुछ s डिस्टेंस मान लेते हैं। तो s डिस्टेंस कवर करने के बाद इसके पास वेलोसिटी कितनी आएगी? क्या हम उसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से? तो हम मान लेते हैं कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गई है। हमने बोला कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहले तो हम इसका नेट एक्सेलरेशन लिखते हैं। नेट एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ रहा है, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट s माना है, इनिशियली रिलीज किया है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये तो कुछ बात हो गई। अब हम यहाँ से टाइम की वैल्यू लिख लेते हैं। तो टाइम हमारे पास कितना आ गया, टाइम इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 2s g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। फाइनल वेलोसिटी हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें टोटल एनर्जी चाहिए। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल आएगी, इसके लिए हमको फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट विल रीच द ग्राउंड इज, ये कैसे निकलेगा हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो हमारे पास यहाँ पे v इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन हमारे पास कितना था, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टाइम। टाइम कितना आया था हमारे पास, अंडर रूट 2s g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा।
अब देखो कहीं पर भी अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की भी चलो बात करती हूँ, इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ, इसको आप अंदर लेकर जाओगे तो ये स्क्वायर होके अंदर जाएगा, वो एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ रहा है 2s g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ये हमारे पास वेलोसिटी निकल कर आ रही है। तो हम काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी होगी, देन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, हाफ एम, मास सबका सेम है, हमने एम ही ले लिया, वी स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 2s जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब इस इक्वेशन को देखकर मुझे कहीं पर भी नहीं लग रहा है कि इसमें हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कुछ भी रिलेशन है। यानी कि मेरे पास, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग ऑल हैविंग इक्वल मास एंड रेडियस, सबका मास बराबर है और सबकी रेडियस भी बराबर है। तो हमारे पास ये क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पे। सब सारे के सारे ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एंगल भी सेम है, रफ सरफेस भी सेम है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहीं से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम फॉर ऑल। ठीक है, ये बात समझ में आई। हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी काइनेटिक एनर्जी से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्योर रोलिंग नहीं है और थोड़ी देर के बाद रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जब वो टॉप से बॉटम पे पहुंचेगा तो उसके पास दो काइनेटिक एनर्जीज होंगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमने सबसे पहले ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाली। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें उसके लिए मास हमें पता है सबका सेम है, हमें वेलोसिटी चाहिए थी। वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। एक्सीलरेशन हम बोल सकते हैं जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। मान लिया हमने कि उसने डिस्टेंस कवर किया है s, तो हमारे पास उसका टाइम कितना आ जाएगा, टाइम हमारे पास निकल कर आ गया है अंडर रूट 2s अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। इसी वैल्यू को हमने पुट करके वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकाली। उसके बाद हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाली और हमने देखा कि ये कहीं से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है मास पर, डिस्प्लेसमेंट पर, जो भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि तीनों ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। तो हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, तीनों के लिए सेम हो जाएगी। अब हमें बात करनी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की। तो देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो देखते हैं हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो चलो अब देखते हैं हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हम कैसे निकालेंगे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा, अब ओमेगा हम कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये यहीं से आएगा। अब अल्फा कैसे, चलो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो हमने मान लिया 0, अल्फा कैसे आ रहा है, थोड़ा सा हम सोचते हैं। अल्फा टॉर्क हम निकालेंगे, टॉर्क हमारे पास क्या होता है, आई अल्फा। तो हमारे पास अल्फा निकालने के लिए हम किसका यूज करने वाले हैं, टॉर्क का। अब देखो टॉर्क किसका लगेगा, अगर मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लगाऊं तो एम जी साइन थीटा का 0, एम जी कॉस थीटा, मतलब एम जी का 0, नॉर्मल का 0, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क लग रहा है। इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स ये एफ है। तो हम इसकी ही बात करेंगे, तो मुझे चाहिए अल्फा। तो टॉर्क, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स का एफ डॉट आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा,
हमने रेडियस क्या अज्यूम किया, आर अज्यूम कर लेते हैं हम, तो एफ डॉट आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, आई अल्फा के बराबर। तो अल्फा हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, अल्फा इज कमिंग आउट टू बी एफ आर अपॉन में आई। तो क्या हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना आ गया हमारे पास, अल्फा टी, अल्फा टी, अल्फा कितना था, एफ डॉट आर अपॉन आई, और टाइम तो अभी हमने लिखा था, इसको अभी हम टाइम, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो कुछ टर्म इस तरह से, तो हम इसको टाइम को टी के टर्म्स में रहने देते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं, हाफ आई, ओमेगा कितना है बेटा, ओमेगा है हमारे पास इसका स्क्वायर एफ आर अपॉन आई इंटू टी का स्क्वायर। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है, हाफ आई एफ स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग आउट टू बी हाफ एफ आर स्क्वायर टी स्क्वायर बाय आई। यानी कि हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि हाफ कांस्टेंट, फ्रिक्शनल फोर्स सबके लिए सेम है, रेडियस हमने सेम मानी है, टाइम भी सबको सेम लग रहा है, तो हमने बोला कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसकी रोटेशनल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल वो कम होगी। इसका मतलब अब हम सॉलिड स्फीयर की अगर बात करें, तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास 2/5 mr स्क्वायर। हमारे पास कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, सॉलिड स्फीयर था, हॉलो स्फीयर था और रिंग। तो हमारे पास सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2/5 mr स्क्वायर। हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हैं, वो होता है हमारे पास 2/3 mr स्क्वायर। और अगर मैं रिंग की बात करूं, तो रिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। तो हमारे पास यहां से टोटल काइनेटिक एनर्जी हमने बात की थी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो हमारे पास ये वाली तो सेम है सबके लिए, और ये जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी। तो हमें चाहिए थी, तो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटेस्ट किसके लिए आ रही है हमारे पास, सॉलिड स्फीयर। ऐसा क्यों हमें, क्योंकि हमें ऐसा क्यों लगा, क्योंकि हमारे पास उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है। क्यों, क्योंकि ये 2/5 0.4 2/3 0.6 और ये तो हमारे पास 1 है ही सही। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके लिए ग्रेटेस्ट हो जाएगी, सॉलिड स्फीयर के लिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, देखते हैं हम, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट